Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 10th June 2022. In this video, we'll cover today's important articles. हम आज की इस वीडियो में इंडिया ईरान रिलेशंस डिस्कस करेंगे, followed by an article related to neobanks, and then there's another article in today's paper about rise in bond yields. These are the three important articles that we are going to cover in this particular video. So let's get started. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. So it is about India-Iran relations, as the Iranian foreign minister's first visit to India this week has many implications for bilateral relations. Therefore, India-Iran relations को कवर करना ज़रूरी है because ये करंट से रिलेट करता है और इसे लेकर आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल दिया गया है. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो सबसे पहले समझते हैं इंडिया ईरान रिलेशंस के बिल्कुल बेसिक्स को. तो अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन देखें तो इंडिया और ईरान अपना बॉर्डर शेयर करते थे टिल 1947. यस, इंडिया एंड ईरान यूज्ड टू शेयर अ बॉर्डर टिल 1947, लेकिन 1947 में बन गया पाकिस्तान, जिसके बाद अब पाकिस्तान शेयर करता है अपना बॉर्डर विद ईरान. लेकिन 1947 से पहले इंडिया अपना बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता था. बॉर्डर शेयर करने के अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं इंडिया और ईरान के बीच में when it comes to the language, culture or traditions of India and Iran. Independent India and Iran, they established diplomatic ties in 1950. 15th मार्च 1950 को इंडिया और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक लिंक्स की शुरुआत की थी. यहाँ पे एक और बड़ा माइलस्टोन आता है विद द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979. Iranian Revolution of 1979 introduced a new phase of engagement between India and Iran, and this kind of marked by the exchange of high level visits. 1979 के बाद एक न्यू लेवल ऑफ एक न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट इंडिया और ईरान के बीच में शुरू हो गया. यहाँ पे वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ऑफ ईरान. They hold regular round table to exchange views and ideas on bilateral multilateral issues. तो लगातार multilateral issues, bilateral issues को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में रेगुलर राउंड टेबल्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, सो इंडिया एंड ईरान दे हैव इकोनॉमिक एज वेल एज कमर्शियल टाइज, एंड ये ट्रेडिशनली हमारे पास रहे हैं. एंड आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इट इज़ बाइड बाय द इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल. तो हम ईरान से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं मेजरली दैट इज़ क्रूड ऑयल. वेरएज अगर हम यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें जो कि ईरान पहुँचते हैं, दैट इंक्लूड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइस, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी एंड सेमी फिनिश्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, फार्मा एंड फाइन केमिकल्स, processed minerals, man-made yarn, fabrics, tea, agrochemical, rubber, etc. ये सब कुछ इंडिया एक्सपोर्ट करता है ईरान को. इंडिया एंड ईरान दे आर इन डिस्कशंस फॉर सेटिंग अप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि देयर इज IPI गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, चाबहार कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट. सो 2018 में इवन इंडिया और ईरान ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन इन रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम. देखो, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हमें ये दिख रहा है कि कैसे इंडिया और ईरान एक दूसरे के साथ एंगेज्ड है. हम टैक्स इवेजन को लेकर, डबल टैक्सेशन को लेकर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. इंडिया ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, IPI गैस लाइन की बात हो रही है, चाबहार पोर्ट की बात हो रही है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे बेसिकली शो दैट वी हैव गुड ट्रेडिशनल एज वेल एज इफ यू टॉक अबाउट द करंट ट्रेड रिलेशंस एज वेल विद रिस्पेक्ट टू ईरान. इसके अलावा इंडिया और ईरान दे हैव रेगुलर Indo-Iran joint commission meeting as well, joint business council meetings also.
तो ये भी रेगुलरली होता रहता है, तो यहाँ से कमर्शियल रिलेशंस क्लियरली समझ में आते हैं. Lastly, we talk about the cultural relations. So, in 2008, a MOU was signed which was on holding of days of culture in two countries. So, India over the years has emerged as one of the favorite tourist destinations for Iranian tourists as well. Every year, around 40,000 Iranians they visit India for various purposes. So now, after knowing all of these parameters, now we have an idea of our political engagement, economic, and now cultural as well. So, what are the current issues that are hampering our relation with Iran? That is something that we need to understand. So, in India, there's a comment that is made on Prophet that was criticized by Organization for Islamic Cooperation as well. 57 members of OIC have criticized India for the comments made on Prophet. So, this controversy has kind of overshadowed India's other diplomatic engagements. Here, if we talk about Delhi Summit, so India और ईरान इन के बीच में जो दिल्ली समिट हुआ था, that was kind of left unrealized. जो भी promises वहाँ पे किए गए थे. Also, one of these sanctions is an important factor in this because of instead of increasing Indian oil imports and building up the Chabahar rail project and scaling up the trade, India somehow drastically cut down its Iranian engagement. This was mainly because of sanctions. And because of this, Iran has to look to China for more infrastructure investment. तो ये एक ऐसा एरिया है, सैंक्शंस लगने के बाद इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट ईरान के साथ कम कर दी और ईरान ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टुवर्ड्स चाइना एक टिल्ट लिया फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो वी टेक अ लुक ऑन द बायलेटरल ट्रेड. सो द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान हैज़ ड्रॉप टू जस्ट ओवर 2 बिलियन. इससे पहले 17-18 में द ट्रेड वाज अराउंड $17 billion एंड इन 2020 एंड 2021 the trade was just over 2 billion. So here you can significantly see the drop in the bilateral trade. Also, there's another factor, that is Israel factor. Here, if we look at India and Israel ties, so they have appeared to have been hit by New Delhi's decision to join Israel, India, UAE, US group, which is basically portrayed as an anti-Iran coalition. So the New Delhi's decision to join this group, this is also taken as an anti-Iran coalition. So these are some of the important current issues that have somewhat hampered the relationship between India and Iran. So after this, next question comes that ये जो visit ईरान के foreign minister की इंडिया में हुई है, what does this mean for both the countries? Now if we talk about India, तो इंडिया के लिए तो ये visit एक opportunity है बेसिकली टू प्रोजेक्ट की जो स्पोक्स पर्सन थे रूलिंग पार्टी के, उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया गया है एंड इससे सक्सेसफुली जो इस्लामिक वर्ड है उसे असॉज करना चाहिए. जो भी यहाँ पे हमारे पास जो इशू आया है अबाउट दी कमेंट्स ऑन प्रॉफिट. ऑल्सो इट कोइंसाइड्स विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन वियना. तो यहाँ पे वहाँ पे इट हैज़ पास्ड अ स्ट्रक्चर अगेंस्ट ईरान फॉर द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो. तो ये उस टाइम पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में आना, तो ये भी बड़ा क्लॉज यहाँ पे आता है. फॉर इंडिया द विजिट वुड बी पोर्ट्रेड एज अ शो ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ पावरफुल कंट्री. ईरान जो इंडिया में आया है, इससे वो कहीं ना कहीं ये शो कर सकता है कि उनके पास इंडिया की सपोर्ट है. In addition to this, India and Iran have also discussed the situation of Afghanistan. अफ़गानिस्तान जो कि अभी तालिबान के रूल के अंडर है, तो उसकी भी डिस्कशन यहाँ पे की गई. Just after the days when India's envoy made the first outreach to Kabul. यहाँ पे चाबहार पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर भी डिस्कशन की गई, बिकॉज अब जो गुड्स हैं वो पाकिस्तान से होकर पहुँच रहे थे ईरान तक. बट दिस ट्रेड ऑल्सो फेल लास्ट ईयर, तो चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाए. एंड दिस ऑल्सो इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड बैकड्रॉप ऑफ द रशियाज वॉर इन यूक्रेन एंड द वेस्टर्न सैंक्शंस.
So Iran is also very keen to convince India to restore its oil purchases, जो कि इंडिया ने 2019 में कैंसिल की थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेट्स दिए थे ऑफ यूएस सैंक्शंस। तब ईरान ने यूएस के साथ अपनी जो क्रूड ऑयल परचेजेस जो थी उनको वहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट बूस्टिंग नियो बैंक्स। Now, neobanks are in news because a Bengaluru-based startup Open, which is a neobank, has recently become India's 100th unicorn. Bengaluru-based startup इंडिया का 100th unicorn बन चुका है। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना दैट व्हाट इज़ अ नियो बैंक, क्या मॉडल्स होते हैं नियो बैंक के, एंड हाउ नियो बैंक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक, एंड व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ नियो बैंक. So this article is all about neobanks. Let's start with it. So neobank की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पूरे तरीके से एक डिजिटल बैंक होता है एंड इट डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस. ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, राइट. सो neobank इज़ बेसिकली अ फिनटेक फर्म जो कि आपको डिजिटल और मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पेमेंट्स, डेबिट कार्ड्स, मनी ट्रांसफ़र, लेंडिंग एंड मोर. नाउ नियो बैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया में इस तरह के फर्म्स के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता एज सच ऑफ देयर ओन, बट दे रिलाई ऑन अ बैंक पार्टनर वाया कॉरपोरेट कोलैबोरेशन, ताकि एक लाइसेंस उनको मिल सके फॉर द कोर बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर द ओवर द टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग. सो नियो बैंक्स वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि 3 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एक फ्रेमवर्क में आता है: RBI, SEBI and Insurance and Regulatory Department Authority of India, Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and Insurance and Regulatory Development Authority of India. इन तीनों फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के अंडर जो फ्रेमवर्क्स आते हैं उन सब के थ्रू जो नियो बैंक से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने प्रोडक्ट्स देता है. इंडिया में जो नियो बैंक स्टार्टअप्स हैं दे हैव रेज्ड मोर देन $230 million in 2020 according to a report by a fintech research firm. तो यहाँ से हम एक बेसिक मॉडल पता होना चाहिए नियो बैंक्स का. तो इंडिया के अंदर जो नियो बैंक्स हैं वो मेनली 2 प्रोमिनेंट मॉडल्स के थ्रू वर्क करते हैं. वन इज़ पेमेंट गेटवे एंड द अदर वन इज़ पेमेंट बैंक्स, and they also serve as non-retail customers, like MSME with white label solutions also. Now ultimately we should understand that how a neobank is different from the traditional bank. तो जो न्यू बैंक है वो बेसिकली एक तरह का गैप ब्रिज करता है जो कि सर्विसेज ट्रेडिशनल बैंक ऑफर करता है. उसके साथ साथ जो न्यू एज कस्टमर है जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ ब्रिज्ड बाय द न्यू बैंक. दे डू दिस बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस. They employing data-driven insights, they offer value-added services. तो जो न्यू एज कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसे ये मीट कर पाता है. Whereas जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं they still continue to struggle with bringing their legacy-based infrastructure into the digital age. जो न्यू बैंक्स हैं they basically have a leverage that it's a modern digital platform. And ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, it can analyze customers' data and it is more data driven. जो डिसीजंस हैं वो भी डाटा ड्रिवन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. ऑल्सो न्यू बैंक्स कैन अफोर्ड टू स्लैश द कस्टमर फ़ी बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि उनको किसी भी तरह की फिजिकल लोकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं करने होते. तो देयरफॉर एज कम्पेयर ट्रेडिशनल बैंक्स जो न्यू बैंक्स होते हैं दे कैन स्लैश डाउन द कस्टमर्स फ़ी. Whereas जो न्यू बैंक्स हैं दे डोंट हैव अ फंड और अ कस्टमर बेस जो कि वो ओवरथ्रो करें टू द ट्रेडिशनल बैंक, रादर दे हैव अ इनोवेशन. ऐसा नहीं कि वो किसी जो ट्रेडिशनल बैंक है उनका जो कस्टमर बेस है उसे यहाँ पे वो चैलेंज करते हैं. दे हैव इनोवेशन जिसके थ्रू वो कस्टमर्स जो कि ट्रेडिशनल बैंक में हैं उनकी कंपैरिजन में दे कैन सर्व देम इन अ मच मोर क्विकर मैनर. न्यू बैंक्स कैन ऑल्सो रिटेल द कस्टमर्स एंड वो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो कि जनरली अंडर सर्व्ड रहते हैं बाय द ट्रेडिशनल बैंक्स, ये उनको भी सर्व कर सकता है. देयरफॉर यहाँ पे अगर हम प्रोज देखें नियो बैंक्स के, तो सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि नियो बैंक्स में लो कॉस्ट आपको मिलेगी.
बिकॉज बहुत कम रेगुलेशंस होती हैं, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑल्सो, जिसकी वजह से नियो बैंक्स अपनी कॉस्ट को लो रखता है। एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव एंड देयर इज़ नो मंथली मेंटेनेंस फ़ी ऑल्सो। साथ ही में ये कन्वीनियंट बहुत है, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं दे मेनली ऑफर कस्टमर्स द मेजॉरिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू एन ऐप, देयरफॉर दे बिकम कन्वीनियंस। ऑल्सो द वन important factor is of speed. Neobank, it allows their customer to set up the account quickly and to process request speedily, जो कि एंड जिससे कि जो लोन्स वो ऑफ़र करते हैं वो भी बहुत ही क्विक एंड स्पीडी मैनर में होता है। वेरएज यहाँ पे अगर हम नियो बैंक्स के कॉन्स की बात करें तो एक बड़ी डिसएडवांटेज आती है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, बिकॉज जो कस्टमर्स हैं दे आर मोर यूज टू ट्रेडिशनल बैंक्स। तो ट्रेडिशनल बैंक से कंपैरिजन में नियो बैंक्स में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का इशू आ जाता है। नाउ एक रेगुलेटरी हर्डल्स भी नियो बैंक्स के साथ में है, बिकॉज अभी तक आरबीआई ने नियो बैंक्स को एक रिकग्नाइज नहीं किया है ऑफिशियली। कस्टमर्स मे हैव नॉट एनी लीगल रिकोर्स और डिफाइंड प्रोसेस इन केस ऑफ एन इशू। तो कोई अगर इशू रेज होता है तो ऐसे केस में कोई लीगल रिकोर्स नहीं होगा, कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई ने अभी तक नियो बैंक्स को एज सच रिकग्नाइज नहीं किया है। ऑल्सो अब जो नियो बैंक्स हैं इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो कस्टमर्स डोंट हैव एक्सेस टू इन पर्सन असिस्टेंस। तो यहाँ पे इन पर्सन असिस्टेंस नहीं है। नियो बैंक्स दे जनरली ऑफर फ्यूअर सर्विसेज एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बैंक्स। ट्रेडिशनल बैंक से कंपैरिजन में नियो बैंक्स जो सर्विसेज ऑफर करता है दे आर कंपैरेटिवली लेस। नाउ अल्टीमेटली व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बूस्टेड द नियो बैंक्स। देखो, जब हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में 2021 में प्रपोज किया था टू सेटअप अ फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स, एंड जिसे लेकर नीति आयोग ने एक रोड मैप भी ले डाउन किया था फॉर द लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द नियो बैंक्स। इनिशियली ऑल्सो आरबीआई ने भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया था इन इट्स रिपोर्ट बाय वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग, एंड जिसमें आरबीआई ने भी नियो बैंक्स को इन अ रेगुलेटरी सैंडस्टोन लिस्ट किया था। डिजिटल बैंकिंग यूनिट रूल्स ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन 2022 बजट। ये सभी इनिशिएटिव कहीं ना कहीं नियो बैंक्स को बूस्टअप करते हैं। ऑल्सो countries like US and many Asian countries like Singapore, China, Malaysia, Hong Kong, all these countries have adopted the digital banking license regime also. अब यहाँ पे जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं इसको लेकर जो रूल्स आएंगे दे अलाउ ओनली द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस टू एक्सपैंड इनटू डिजिटल यूनिट्स एज अ सेपरेट बैंकिंग आउटलेट। इसमें जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हीं को ये कहा गया है कि वो अपने डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को और इंक्रीज़ करें एंड दे शुड फॉर्म डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एज अ सेपरेट बैंकिंग आउटलेट। तो हमारे लिए तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि नियो बैंक्स अल्टीमेटली है क्या। तो याद रखिएगा दैट दीज आर द डिजिटल बैंक्स और इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, दे कम्प्लीटली सर्व यू ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी अगैन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इट इज़ अबाउट राइज इन द बॉन्ड यील्ड। सो एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ हाइकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने आज ही हमारे करंट अफेयर वीडियो में देखा कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया है बेसिकली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो इन दिस सिनेरियो द बॉन्ड यील्ड्स आर ऑल्सो राइजिंग टू द हाइएस्ट लेवल्स इन लास्ट 3 years। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बॉन्ड यील्ड में राइज हो रहा है ये क्या इंडिकेट करता है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। सो जो यील्ड है लेट्स से ऑन द बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड, वो कुछ 149 बेसिक पॉइंट्स से इंक्रीज़ हो चुकी है एंड पिछले एक साल में 7.50% का इंक्रीज़ बॉन्ड यील्ड्स में देखने के लिए मिला है। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स थी दे वर राइजिंग over 100 basis points and the short term yields they were rising over 150 basis points. And this rise in bond yields, this basically kind of hints about the possibility of overnight rate rising also. Overnight rates rise हो सकते हैं to 6% plus on the medium term bonds. This rise also indicates कि financial system में जो cost of funds हैं they are also increasing
और उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं. For government, it means that now government will have to pay more as the yield, which is yield का मतलब क्या है? The return to investors. अब जब yield बढ़ रही है तो इसका मतलब government will have to pay more. This can lead to rise in the cost of borrowing of the government. तो इससे overall हमारा जो जनरल इंटरेस्ट रेट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में उसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ेगा, वो भी यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं. Also, if we talk about the expectation of higher inflation or the possibility of rate hike, this can trigger a flight of capital from bank fixed deposits to RBI's sovereign guaranteed bonds. लेकिन अगर हम यहाँ पे डेट इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये जो यील्ड्स में जो ये राइज हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि नाउ इन्वेस्टर्स को हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा एंड नाउ इफ दे आर सेलिंग देयर बॉन्ड विच कैन इफेक्ट द डेट इन्वेस्टर्स. नाउ व्हेन जब भी कोई यील्ड राइज करती है तो जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाते हैं एंड द नेट एसेट वैल्यू जो डेट फंड्स की रहती है, क्योंकि एक साइजेबल चंक जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है वो भी यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है. It will also impact the corporate bonds because they are usually priced higher than the government bonds. And for equity investors, rising bond yields are generally not a good news. And for equity investors, as they raise the cost of funds for the company, that starts to hurt their earnings as well. तो ultimately इससे जो फंड्स हैं, इक्विटी से जो फंड्स का आउटफ्लो शुरू हो सकता है and this can lead to a less risky debt instrument. ट्रेडिशनली जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप विद इक्विटी. जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड राइज करता है वैसे वैसे जो रिस्क ऑफ प्रीमियम है इक्विटीज़ के ऊपर वो भी इंक्रीज होता है. सो अल्टीमेटली व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ? सी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर इट आउट, यू नो द पीक हमारी करंट मार्केट में कब वो पीक आएगी, बिकॉज द ग्लोबल कंडीशंस, द ग्लोबल सिचुएशन इज़ अनसर्टेन राइट नाउ. However, market have already factored in a rate hike of another 100 basis points by the RBI. तो मतलब अगर yield 25 to 30 basis point और increase होती है depending upon the government's borrowing program and the global oil prices, तो जो debt fund managers हैं they say that कि जो investors हैं they can go for short term duration investment for 1 to 2 years. So that is all for today's video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.